तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 2 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको आपके कंपटीशन के लिए पर डे मॉडल पेपर मिलते हैं। आज ये मॉडल पेपर है एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट एंट्री की कमीशन्ड एंट्री। तो बच्चों, इस मॉडल पेपर में आपके पास इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं। एफकेट में इन टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से लेकर 32, 33 तक वेरी करता है। अब ये जो 30 क्वेश्चन आपके पास हैं, इन 3 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं, सबसे पहले तो वो आपकी नॉलेज को चेक करेगा। दूसरा, एफकेट की हूबहू एफकेट की फीलिंग आपको आने वाली है इस मॉडल पेपर में। देखिए, सबसे पहले एंटोनिम के क्वेश्चन है। पहला शब्द आपके पास है बच्चों इंडोलेंट। तो जो पहला शब्द इंडोलेंट हमारे पास है, इंडोलेंट का मतलब हमारे पास होता है भैया स्किलफुल। इंडोलेंट का मतलब स्किलफुल नहीं, इंडोलेंट का मतलब होता है थोड़ा आलसी टाइप। आलसी टाइप उसका मतलब होता है, तो अपोजिट जो हमारे पास बैठेगा वो बैठेगा एक्टिव। इंडोलेंट का मतलब आलसी टाइप होता है, तो अपोजिट बैठ जाएगा सक्रिय मतलब एक्टिव। नॉलेजेबल, ऑनेस्ट, स्किलफुल का मतलब आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एंडलेस। एंडलेस का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, कभी खत्म ना होता हो। लिमिटेड इसका अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। इंटरमिनेबल तो मध्यवर्गी, मध्यवर्ती, मध्यमार्गी इसको कहते हैं। फॉलन गिरा हुआ नहीं होगा, सपोर्टिव समर्थक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। इनऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का अपोजिट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है साधारण, इनऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा असाधारण। यह भी एंटोनिम का सवाल है। इसका मतलब हो गया असाधारण, इनऑर्डिनेट का मतलब हो गया असाधारण। तो इसका जो अपोजिट बैठेगा वो बैठेगा साधारण, और साधारण के लिए लगेगा मॉडरेट। मॉडरेट मतलब सुधरा हुआ, कॉमन, मॉडरेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड है इंपेयर। इंपेयर जिसका मतलब होता है किसी को कमजोर करना, किसी की ताकत को कम करना। तो सिनोनिम के रूप में हमारे पास सूटेबल मोस्ट पड़ेगा बच्चों वीकन। चौथे सवाल का आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, एक ऐसी सिचुएशन जहां से आगे पास हो पाना पॉसिबल ना हो। तो स्टेलमेट का मतलब चेस के खेल का ये वर्ड है। इसका मतलब होता है शह और मात, कि अब उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी आवर आंसर। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब असंभव, डिफिकल्टी का मतलब मुश्किल, और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है बच्चों मुकाबला करना। कन्फ्रंटेशन का मतलब मुकाबला करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चंस की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम का सवाल। पहला शब्द नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है बंजारा, घुमंतू, जो परमानेंट मकान ना बनाता हो। सिनोनिम के तौर पर फाइटिंग, पहला लड़ना, इसका मतलब ही नहीं है। स्ट्रेंज, अजनबी, इसका भी मतलब नहीं है। रेयर, दुर्लभ, इसका भी मतलब नहीं है। वॉन्डरिंग मतलब टहलने वाला, यही हमारा आंसर है। छठे सवाल का डी फॉर दिल्ली हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन। यदि आप CDS की, CAPF की, एफकेट की, ACC की, ICG, AC की, ऐसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलेगा, और पूरे देश का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको आपके कंपटीशन की डेडिकेटेड तैयारी करवाएगा। नो मिक्सिंग ऑफ अदर कॉम्पिटिशन्स। ये चीज़ एफकेट जैसे कंपटीशन के लिए बड़ी रेयर हो जाती है। आते हैं मिसेस पेल्ट की तरफ। मिसेस पेल्ट में 4 वर्ड आपके सामने दिए हैं। एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, तो फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आप चारों शब्दों को देखेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे जो पहला शब्द है एग्जाम्पलरी, इसी की स्पेलिंग गलत है। इस वाले ए की जगह यहाँ पर ए होना चाहिए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम है। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, किसी को किसी भी प्रकार की आज़ादी दे देना, गुलामी से मुक्त कर देना कहा जाएगा इमांसिपेशन। इमांसिपेशन में हम व्यक्ति को हर प्रकार की आज़ादी उपलब्ध करवा देते हैं।
8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ए फॉर एप्पल। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हुए, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसमें है एक ऐसी बीमारी जो प्रभावित करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित करती है, इन एन एरिया एट द सेम टाइम, किसी एरिया में किसी एक टाइम पर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एपिडेमिक। एपिडेमिक माने इस प्रकार की महामारी। एपिडेमिक महामारी, जैसे अभी अभी कोरोना खत्म हुआ है, इस प्रकार की महामारियों को कहते हैं एपिडेमिक। उसके बाद एडियम्स हैं, टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट, कोई आसान समय किसी चीज का रखना। तो पहला ऑप्शन टू टेक द वर्ड लाइटली नहीं हो सकता, टू इंडल्ज इन फ्रिवोलिटीज ये भी नहीं हो सकता, टू स्क्वेंडर अवे ये भी नहीं हो सकता, टू लिव इन क्वाइट एंड कन्फ्रंट यही हमारा सही जवाब है। टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, ये कन्फ्रंट नहीं है, कंफर्ट होगा, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टू स्मेल अ रैट, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी खतरे के बारे में महसूस करना। तो टू डिटेक्ट बैड स्मेल नहीं होगा, टू मिसअंडरस्टैंड ये भी नहीं होगा, टू सस्पेक्ट ट्रिक और डेसिट धोखे का अंदाजा लगाना यही सही आंसर होगा। 11वें का हो जाएगा C4 कैलकाटा। उसके बाद 12वां हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है टू कीप ऑन टॉकिंग। हार्प ऑन का मतलब लगातार बातें करते रहना, टू कीप ऑन टॉकिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एरर का सवाल, कॉमन एरर का सवाल कि द प्रिस्ट क्लास, जो पुजारी वर्ग है, उन्होंने अपने एकाधिकार में रख लिया, क्या रख लिया जी, ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज, कि वेदों के संबंध में, धार्मिक पुस्तकों के संबंध के ज्ञान को और उसकी इंटरप्रिटेशन को, ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। तो यहाँ गलती इस पार्ट में है, टू नहीं होगा, टू की जगह यूज किया जाएगा फॉर इट्स ओन एडवांटेज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। यदि CDS CAPF FCAT के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो भी मेजर कल्ची क्लासेस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू in order to complete your dream of becoming an officer inside the Indian Army। कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आज ही फोन करें 9696330033 पर और हमें मौका दें आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प का। अब मेजर कल्ची क्लासेस में सर्वाधिक सिलेक्शन देने की कोचिंग तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है फीस में चल रहे डिस्काउंट। तो यदि आप फीस की वजह से अब तक कोचिंग में दाखिला नहीं ले पाए थे तो वर्तमान में यह समस्या आपकी खत्म हो चुकी है। आइए आगे अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, कॉमनर का सवाल है, द मैनेजर रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले। मैनेजर ने रिपोर्ट किया कि अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले, ट्रेवल में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी, वॉज कॉज्ड, उसका वो लॉट ऑफ ट्रेवल डिले वॉज कॉज्ड, ट्रेवल का एक कारण बना ड्यू टू द इनएफिशिएंट एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट और लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट की वजह से डिले कॉज हुआ, तो वॉज कॉज्ड ड्यू टू द इनएफिशिएंट एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में नो एरर, कहीं कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। 15वां सवाल, एरर का सवाल ये भी है, दे प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड करते थे बोर्डिंग, लॉजिंग, मेडिकल केयर, ये सारी सुविधाएं, एंड काउंसलिंग बिसाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो यहाँ ये जो बिसाइड लगा हुआ है, ये बिसाइड की जगह लगेगा बच्चों बिसाइड्स, बिसाइड्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर के रूप में ही नाउ वर्क्स, अब वो काम करता है फॉर ऑनलाइन एडवाइजरी, एक ऑनलाइन एडवाइजरी देने का सर्विस, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड, और उसको पहचाना जाता है एज वन ऑफ द फोरमोस्ट ट्रेडिंग एक्सपर्ट। गलती इतने में मिल गई, वन ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन इज देयर, तो एक्सपर्ट में एस जुड़ जाएगा और शब्द हो जाएगा एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, PQRS का क्वेश्चन है, आपको रीअरेंज करके तेजी से बता देना है। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऑल्सो से शुरू नहीं हो सकता, नॉट ओनली फॉलोड से शुरू ऑफ फ्री इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया आर से शुरू किया जा सकता है, और अगर हम आर से शुरू करते हैं तो RQSP, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया नॉट ओनली फॉलोड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही नॉट ओनली फॉलोड एस क्या है, द सेम हार्ड रूटीन, सेम, बी फॉर बॉम्बे, परफेक्ट आंसर, एक इकलौता मीनिंगफुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। द फाउंडेड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन,
उसने एक राजनीतिक एसोसिएशन पाया, पॉलिटिकल एसोसिएशन। नेशनल इंडियन कांग्रेस तो नहीं हो सकता, ही फाउंडेड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन नोन एज द, से हो सकता है कॉल्ड द इंडियन ओपिनियन, नहीं, तो ये नोन से शुरू होगा, क्यू फॉर क्वीन से, तो नोन एज द नेशनल इंडियन कांग्रेस एंड ऑल्सो अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द इंडियन ओपिनियन। ए फॉर एप्पल, यहां पर हमारा आंसर होगा। PQRS के क्वेश्चन है, सेंस ही सब कुछ है। नेहरू वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, कि नेहरू नीतियां बनाने के एक्सपर्ट नहीं थे, वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, आर इम्यूनेबल, यह बट अ ड्रीमर से शुरू हो सकता है। एबिलिटी टू ड्रीम, हु possessed, नेहरू वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट हु possessed। अगर हम इसको शुरू करते हैं बट अ ड्रीमर, क्यू से अगर शुरू करते हैं, वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट बट अ ड्रीमर, क्यू के बाद फिर एस, हु possessed, जिसके अंदर ये योग्यता थी, आर एबिलिटी, सपने देखने की, एंड हिज अचीवमेंट्स, और उनकी योग्यताएं, आर इम्यूनरेबल एंड अनमैच्ड। ठीक है, तो नेहरू जी का ही मिल गया। ए फॉर एप्पल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ए फॉर एप्पल विल बी द राइट चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 फिर से PQRS का है। शी सेट अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। मंडल विचलंस नहीं होगा, इन जलगांव एंड मुंबई हो सकता है, विद्या भारती हो सकता है, अ चेन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाद आएगा जलगांव एंड मुंबई, तो 20 का क्यू फॉर क्वीन होगा। क्यू फॉर क्वीन से एक ही ऑप्शन शुरू है, सी फॉर चंडीगढ़, तो शी सेट अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्यू इन जलगांव एंड मुंबई, आर विद्या भारती शिक्षा उसका नाम हो गया, तो मतलब सी फॉर कलकत्ता हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद अगला है आपके पास क्लोज टेस्ट, जो कहीं ना कहीं एफकेट के पेपर का बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। ये पैसेज आपके सामने है, इसके नीचे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन, द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द कम्युनिकेटिंग डैश बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, लेटेस्ट स्टेज बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग, अब इस कॉन्टिन्यूइंग के बाद एडवर्सरीज नहीं होगा, नेगोशिएशन होगा। यहीं पर हमारे सेंटेंस का जवाब मिलेगा हमको बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे क्यों मिलेगा? क्योंकि सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, भारत अमेरिका के बीच में चल रहे मोलभाव में न्यूक्लियर इशू पर इज नाउ पंक्चुएटेड विद प्लीजिंग डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वेशन, अब उसमें खुशी देने वाले काम हो रहे हैं। हमारा लेटेस्ट राउंड टॉक का जो है अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, वो कैसा रहा? पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग। यूएस का डेप्यूटी डायरेक्टर जो स्टेट के हैं, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करी कि हम में से कोई भी खुश नहीं है। नन ऑफ अस आर प्लीज्ड टू हैव एनी क्लाउड्स ओवर द 22, एनी क्लाउड्स ओवर द 22। क्वेश्चन नंबर 22, रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रिलेशनशिप, कि हमारी रिश्तों पर कोई भी काली घटा आए, ये बात हम में से कोई भी एक्चुअली लाइक नहीं कर रहा है। वी इन इंडिया, हम भारत में जानते हैं कि दैट दीज क्लाउड्स हैव, कि ये जो क्लाउड्स हैं डैश टुवार्ड्स द सब कॉन्टिनेंट, ये जो बादल हैं ये आए कहाँ से हैं? क्वेश्चन नंबर 23, ये बादल फॉर्म होकर आए हैं तो नहीं होगा, एक्लिप्स्ड नहीं लगेगा, रेउंड बादलों के लिए लगेगा ही नहीं, कवर्ड भी नहीं लगेगा, फ्लोट, क्योंकि बादल बहे हैं। कहाँ से बहे हैं? यूएस की ही साइड से बहे हैं, ऐसा हम भारत में इस बात को मानते हैं। सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से। यूएस कैन इजीली डिस्पर्स क्लाउड्स, अमेरिका इन बादलों को छांट सकता है अगर वो चाहता है, बट द इकोनॉमिक सैंक्शंस, लेकिन जो आर्थिक प्रतिबंध हमने लगा दिए वो अभी तक प्लेस पे हैं। द यूएस इज ओनली 24, ये जो यूएस है ये क्या है कि ओनली 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि यूएस इज ओनली स्पॉन्टेनियसली गिलिंगली, नहीं भाई, राइटर की टोन तो पॉजिटिव है ना, तो यूएस क्या कर रहा है? विलिंगली कोशिश कर रहा है। किस चीज की कर रहा है? 25 में थ्रेट्स क्रिएशन। अब हमको पैसेज पर वापस आना पड़ेगा, तो ये पैसेज विलिंगली, यूएस इज ओनली विलिंगली ट्राइंग, को दिल से कोशिश कर रहा है टू कम टू द टर्म्स विद द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट द डैश ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्या नहीं है? परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का, वो सिक्योरिटी काउंसिल की थ्रेट नहीं है, नहीं हो सकता। क्रिएशन नहीं हो सकता, प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता, मोनोपोली नहीं हो सकता, पोजेशन
यही है सही जवाब, पोजेशन यही है सही जवाब। तो यहां पर हमारे 25 का आंसर हुआ E फॉर एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 26 से फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं। देखिए, आई फील ग्रेट अफेक्शन, मैं बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करता हूं, किसके लिए? उसके लिए, फॉर लगेगा, 26 का फॉर लगेगा। 27वां देखिए, अ मैन इज नोन डैश हिज कंपनी, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, ए फॉर एप्पल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो डैश फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप, इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने के लिए डैश नहीं है, क्या नहीं है? प्रेसिडेंट नहीं है, चांस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ लगेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए 29 पर, कैन यू पे डैश ऑल दीज आर्टिकल्स, कैन यू पे, तो पे के बाद तो फॉर लगता है, पे फॉर का मतलब कीमत चुकाना, पे फॉर का मतलब होता है बच्चों कीमत चुकाना। कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30, ही मे नॉट कम, वो नहीं आ सकता है, बट परंतु वी विल गेट रेडी इन केस, हम रेडी हो जाएंगे उस मामले में, ही मे शैल विल डज, वी विल गेट रेडी इन केस ही डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के मुताबिक यहाँ डज का ही यूज किया जाएगा। तो बच्चों ये था आपका एफकेट का मॉडल पेपर। यदि किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब व्यक्तिगत हैंडल से दूंगा। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे मॉडल पेपर्स को, आप सारे विषयों के मॉडल पेपर को आप देख सकें। मिलते हैं फिर किसी और मॉडल पेपर या तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और अपने एफ कैट के जाबाजों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट से है। आपको बस इतना ही जानना है यूनिट डिजिट के बारे में कि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 एंड 6 इनमें से कोई भी डिजिट होती है तो आपका जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब यूनिट डिजिट विल बी सेम एज, अगर 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इनके अलावा अगर अन्य कोई अंक आता है तो हम सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर के आधार पर यूनिट बताते हैं। रिमाइंडर 1 आता है, यूनिट सेम होती है। रिमाइंडर 2 आता है, यूनिट स्क्वायर करते हैं। रिमाइंडर 3 आता है, यूनिट का क्यूब करते हैं। रिमाइंडर 0 आता है, यूनिट का पावर 4 करते हैं। उस दशा में यूनिट या तो 1 होती या तो 6 होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनिट डिजिट इज, इसमें अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 है प्लस 1 आएगा, माइनस यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 5 है तो 5 आएगा, माइनस 6 आएगा और प्लस का 9 आएगा। अब बस आप प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, तो 1 और 1 2, 5 2 7, 9 7 16, 16 माइनस 12 का मतलब 4 हो जाएगा। अर्थात कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? इसमें भी यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या टोसेंट लगा सकते हैं। 3 की पावर 21 को हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें 5 का टोसेंट लेना होगा। तो 5 का टोसेंट 4 होगा। ये क्या है? 5 का टोसेंट है। टोसेंट क्या होता है? किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे 1 कम होता है। अब टोसेंट से पावर को डिवाइड करते हैं, तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर आ गया 1। अब ये रिमाइंडर हम 3 की पावर लगा देंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। इस हिसाब से आपके इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 3। टोसेंट क्या होता है दोस्तों? किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा उससे कम होता है। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका टोसेंट मेथड होता है। टोसेंट मेथड के लिए टोसेंट में क्या करते हैं? पहले हम संख्या का टोसेंट निकालते हैं, टोसेंट से पावर को डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आया रहता है उसे संख्या की पावर लगाकर देखते हैं संख्या क्या हुई, वहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोए जाने से 1 वर्ष बाद एक पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है। उसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई के 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है। 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगी? 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगी? तो देखिए
दोगुना हो जाती है तो पहले साल 2 थी, 1 साल के बाद 2, 2 के बाद क्या होगी 4, 4 के बाद क्या होगी 8, 8 के बाद क्या होगी 16, 16 के बाद क्या होगी 32, 5 साल हो गया 1 2 3 4 5, कितना साल हो गया 5 साल। अतः कितना मीटर हो गया, 1 साल के बाद 2, 2 साल के बाद 4, 3 साल के बाद 8, 4 साल के बाद 16, 5 साल के बाद 32। ओके, कुछ क्वेश्चन में कोई मैथमेटिक्स नहीं था, थोड़ा सा केवल थॉट प्रोसेस ठीक होता है तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CDS CPF FCAT के जो हमारे दोस्त तैयारी करना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन जुड़ें, MKC से ऑफलाइन जुड़ें। हमारा नंबर 9696330033 है, इस पर कॉल करें, अपनी सीट सुनिश्चित कराएं और अपना सिलेक्शन भी पक्का करें। आइए हमसे जुड़िए। क्या क्या हम आपको दे रहे हैं, रिटेन, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, SSB इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, सब कुछ बहुत कम फीस में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5+। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो आप इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो 49 का मतलब क्या हो गया, ये 7 हो गया। अब ये वाली कड़ी खत्म हो जाएगी, 7 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, 36 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो 6 यहाँ आके जुड़ जाएगा, 19 6 25 का मतलब 5 होता है, यहाँ तक खत्म हो गया, 5 जुड़ गया 16 का मतलब 4 होगा, 4 जाके यहाँ जुड़ जाएगा 9 का मतलब 3 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ कि लास्ट से आप चलते हैं, एक दूसरा तरीका होता है कि हम फर्स्ट स्टेज चलते हैं और हमारा काम बन जाता है। जैसे हमने देखा यहाँ पर 5 है, इसमें कई एक आध बार कभी धोखा खा सकते हैं, लेकिन 99 टाइम आप सही रहेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर कितना है 5 के बाद लगा हुआ है प्लस, तो आप तत्काल सोचो कि 5 के बाद 5 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता तो 5 के पहले सोचते। 5 प्लस कर रहा है तो 5 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपने कहा 9 है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 3। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 3। 2.349। देखिए ये आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बार लगा है वो 49 पे लगा है। तो जब आवर्त दशमलव, इट मीन्स कि रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ अंकों पर बार लगा हो और कुछ अंकों पर बार ना लगा हो, तो संख्या से दशमलव बार दोनों को हटा दीजिए, फिर नीचे जितने अंकों पर बार हो उतने 9 लगा दीजिए। जितने अंकों पर बार हो, मैंने क्या बोला आपसे, संख्या से दशमलव बार दोनों हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, दशमलव बार दोनों हटा दीजिए, तो 2 3 4 9 हो गया। अब फिर जितने अंकों पर बार न लगा हो उसे संख्या में से घटा लीजिए। जितने अंकों पर बार लगा हो उतने 9 लगा दीजिए। जितने अंक पर बार नहीं लगा हो उतने 0 लगा दीजिए। सही है। तो जब आप इसको घटाइएगा तो 2326। ध्यान रखिएगा, कोई भी 9 या कोई भी 0 दशमलव के बाद मतलब पूर्णांक के लिए ना तो कोई 0 होगा ना तो कोई 9 होगा। रिकरिंग डेसिमल का प्रॉब्लम अगर इस टाइप की हो, कुछ डिजिट पर बार लगा हो और कुछ डिजिट पे बार ना लगा हो, तो एट फर्स्ट संख्या से दशमलव बार दोनों को इरेज कर दीजिए। फिर जिन अंकों पर बार ना लगा हो टोटल, वो उसमें पूर्णांक भी आएगा, सबको ले आके घटा दीजिए। अब जितने अंकों पर बार लगा है उतने 9 लगा दीजिए, जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतने 0 लगा दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब भी आपका, मैंने इस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के खूब मतलब कि इसके लिए आपके लिए वीडियो मैंने डाल रखा है। तो जब भी कभी क्वेश्चन का नेचर a³ + b³ का होता है तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होता है a + b। कुछ नहीं करना था, 8 4 12 और 1 13। करेक्ट आंसर कितना आ गया 13। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्वेश्चन का नेचर a³ + b³ का होगा, उत्तर a + b होगा। क्वेश्चन का नेचर a³ - b³ का होगा, उत्तर a - b होगा। क्वेश्चन का नेचर a³ + b³ + c³ - 3abc अपॉन में होगा, उत्तर a + b + c होगा। कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये सब प्रश्न बहुत ईजी नेचर के हैं,
हैं, बस आपको पता होना चाहिए। CDS, CPF, AF, CAT, ACC, ICG, AC के लिए हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका MKC। बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करें। लिमिटेड ऑफर मतलब कि फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट है, तो अभी मोबाइल उठाएं, तुरंत फ़ोन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें, मतलब कि अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। एडमिशन सुनिश्चित करने का मतलब कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए चलते हैं आगे। अगला क्या है, निम्न को अवरोही क्रम में सजाएं। अरेंजिंग द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते घटते, तो रूट का कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे रूट के पावर का एलसीएम लेते हैं, तो रूट के पावर का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो रूट का पावर कितना है, 3 है, यहाँ 2 है, 4 है और 6 है ना, और यहाँ पे कितना आपका 6 है, 4 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम कितना होगा, 12। तो मैं इसको लिखूंगा √4 और यहाँ 3 है पावर में, इसको 12 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पावर में लगाऊंगा। इस 2 को लिखूंगा, यहाँ 12 लिखूंगा तो 2 की पावर 6 लिखूंगा। यहाँ 3 को यहाँ 12 लिखूंगा तो 3 की पावर में, यहाँ 6 है तो 2 लिखूंगा। फिर इसके बाद 12 लिखूंगा, 5 की पावर में कितना लिखूंगा, 3। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे, अब देखो ये कितना है, 256 है। कितना है, 256। ये कितना है, 64 है। कितना है, 64। ये कितना है, 9 है। ये कितना है आपका, 125 है। इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, ये का मतलब ये वाली कड़ी आएगी। सबसे पहले एक ही जगह है, करेक्ट आंसर टिक कर दो, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी और को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसको सेट करना है तो मतलब रूट की कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी सबसे छोटी रूट पहचानना हो इस टाइप में, तो पावर का एलसीएम लेते हैं, पावर को इक्वल करते हैं। पावर को इक्वल करने में जितने से मल्टीप्लाई करना होता है उसे रूट में ले के हम क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाता है तो हर बार 8 शेष बचता है। किससे किससे, 15 से, 20 से या 35 से जब भाग किया जाता है तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमने 35 को बना दिया, 20 में 4 है दे दिया, 15 में 3 है दे दिया, ठीक है ना। तो 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 12 तिहाई 36, 36 और 6 42, 36 और 6 कितना, 42। लेकिन हर बार 8 शेष भी आता है, तो जब हम 8 शेष जोड़ेंगे तो वो संख्या कितना आ जाएगी दोस्तों, 428 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 428। 428 वह सबसे छोटी संख्या है, 428। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, 20 और 35 ईच टाइम द रिमाइंडर इज 8, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 428। क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, 428। एक परीक्षा में 120 लोग, इन एन एग्जाम 120 स्टूडेंट आर प्रेजेंट एंड द एवरेज ऑफ देयर ऑब्टेन्ड मार्क, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 35 है। कितना है, 35 है। इफ एवरेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ पास, जो पास हुए हैं इनका जो एवरेज है वो 39 है। कितना है, 39। एंड द फेल्ड इस 15 है। यहाँ इनका कितना है, 15। इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, ये 15 है, ये फेल वाले हैं। और पूरी कक्षा कितना है, 35। इसमें हम ज़्यादा से कम घटाते हैं। ऐसे प्रश्नों पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, जहाँ पे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, मीन चॉइस होती है, वहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन यूज़ करते हैं, ज़्यादा से कम को घटाते हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। इट मीन्स कि पास और फेल का जो रेशियो होगा वो 20:4 का मतलब 5:1 होगा। ये 6 यूनिट विद्यार्थी हैं और यही बराबर 120 है। इसका मतलब 1 यूनिट 20 होगा, तो 5 यूनिट कितना होगा, तो आपने कहा 5 यूनिट 100 होगा। अर्थात पास कितने हुए दोस्तों,
100 एंड फेल कितने हुए 20। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि इन किताबों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, सारी किताबों को पढ़ा गया है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो किताबें बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, तैयार करते हैं, उनको ज्ञान ऊपर से प्राप्त होता है, नहीं, हम भी किताबों को ही पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने किताबों को पढ़ा, सारी किताबों का जो क्रीम था निकाल के अपनी किताबों में रख दिया। तो ये किताबें 25% की डिस्काउंट पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल देर ना करें, नंबर्स पे कॉल करें 9696330033 पर, और आप इन किताबों को घर बैठे ऑर्डर करें। फ्री डिलीवरी आपको हम लोग इन किताबों को बिना कोई डिलीवरी चार्ज के आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा सपना है हर घर में एक सिविलियन हो, दोस्तों। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की आय का रेशियो 5:3 है, उनके व्यय का रेशियो 9:5 है, उनकी बचत 13 और 900 है। ओके, ऐसा क्वेश्चन जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आए, कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव रुपीज 1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करिएगा, क्रॉस गुणा कराइए। 5 पचे 25, 5 5 जा 25, डिफरेंस लीजिए, 9 2 जा 27, इक्वल करिए, 9 9 जा 81, यहाँ डिफरेंस करिए 65। देखिए ये 2 यूनिट का मान ये घटाएंगे 16 आएगा। 16 का मतलब 1600 है, क्योंकि ये देखो 100 है, तो ये 1600 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मान 800 हो जाएगा दोस्तों। ये पहले वाले की आय 5 है, तो 8 पंजे 40 मतलब 4000, और दूसरे की इनकम हो जाएगी 2400। पहले की इनकम कितना 4000 और दूसरे की इनकम कितना हो जाएगी 2400। नेक्स्ट, present population of a village is 67,600. It has been increasing annually at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago? जैसे बोला कि 4% की वृद्धि, वैल्यू 104 एंड मॉडल 100। तो एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो 26 है, ये 25 है, दी गई वैल्यू 67600 है, सही है। टाइम 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर का मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। क्वेश्चन क्या किस पर बेस्ड है? स्क्वायर पे। अगर टाइम 3 ईयर होता तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या होता? क्यूब होता। तो दोस्त बस आपको इतना ही समझना है कि अगर 2 साल का क्वेश्चन है जनसंख्या में, क्योंकि देखो पॉपुलेशन डेसिमल में जा नहीं सकती, कोई स्कोप नहीं दशमलव का, सवाल बनाने वाला सेट करके रखा होगा वैल्यू। तो बस आपको क्या देखना, टाइम 2 ईयर है, तो इसका मतलब क्वेश्चन किस पर है? स्क्वायर पे है। तो देखो 26 का स्क्वायर ये आ गया है, 1 का स्क्वायर आएगा, जो आएगा वो जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर यहीं आके चिपक जाएगा। अर्थात कि हमारा करेक्ट आंसर 62,500 हो जाएगा। 62,500। क्या बोला मैंने? जनसंख्या वाले ऐसे प्रश्नों में जितना परसेंट वृद्धि बोले, इंक्रीजमेंट बोले 100 में प्लस कर लो, जितना परसेंट डिक्रीजमेंट बोले 100 से घटा लो, बेस हमेशा 100 होगा। थोड़ा छोटा कर लो, क्वेश्चन 2 ईयर का है तो स्क्वायर देखो, 3 ईयर का है क्यूब देखो, 1 का क्यूब आया होगा, मतलब 1 का स्क्वायर आया होगा, जो आया होगा वो कट जाएगा, दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। 3 साल का है तो 1 का क्यूब आया होगा, जो आया होगा वो कट जाएगा। ऐसे प्रश्नों पर पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। A fraction is such that if the double of the numerator and the triple of the denominator is changed by 10% and plus 10% and minus 30% respectively, then we get of 11% of 16 by 21. Find the reaction, नहीं find the fraction। जब एक भिन्न के अंश को 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को क्रमशः, देखो एक फ्रैक्शन है x अपन y, अब कह रहा है इसके 2 गुने भाग को 2x अपॉन 3y, इसके 3 गुने भाग को 10% बढ़ाया गुणे 110 और 20-30% घटाया गुणे 70, 100 कट जाएगा।
तब परिणाम, तो ये क्या होता है 16/21 का 11% का 11% क्या आता है 11% आ जाता है। तो देखो भैया 11 से 11 हमारा कैंसिल हो गया, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो चुका है और 3 से 3 7 मिलके 21 को कैंसिल कर दिए, 2 इसको 8 बार में कैंसिल कर दिया, x/y ये कितना आ गया 8/100। 8/100 का मतलब हो गया 8/100 का मतलब हो गया 2/25। क्या आ गया 2/25 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल भी जैसे कि मैथमेटिक्स की ये भी खूबसूरत बात है, जो बोल रहा है वो करते चले जाओ, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। दोस्तों मित्रों ध्यान दीजिए, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अभी मोबाइल उठाइए, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करिए। आप जो 199 से स्टार्ट है दोस्तों, इसमें आपको नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, एवरीथिंग और साथ ही साथ आपको MKC का साथ भी मिल रहा है। तो बिल्कुल देर ना करें, ये तो पक्का पता है कि सब कुछ कर लो, बिना टेस्ट की एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A साइकिल को 20% के लाभ पर B को बेचता है, B C को। चलो तो हम C ने साइकिल P रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी P। अच्छा A ने तो A के लिए मान लो A ने A में खरीदा, A ने 20% के प्रॉफिट पर B को बेचा, B ने 25% की हानि पर C को बेचा और C ने कितना दिया, C ने P रुपया दिया। C ने कितना रुपया दिया दोस्तों, P रुपया दिया। तो ये कितना है 6, ये कितना है 5, ये कितना है 3, ये कितना है 4, सही है ना। तो यहाँ से A की वैल्यू कितना आ जाएगी P इंटू कुछ कट रहा है, हाँ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट रहा है, तो 10/9 P इंटू 10/9 ये है P इंटू 10/9 कितना P इंटू 10/9। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 660 मीटर ब्रॉड, इट इज सराउंडेड बाई ए 5। आपको बस इतना 5 मीटर वाइड रोड, व्हाट इज द एरिया। रोड का जो एरिया होता है वो ट्वाइस W, L प्लस B प्लस ट्वाइस W होता है, वेयर W क्या है रास्ते की चौड़ाई है। W क्या है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। L क्या है, L मैदान की लंबाई है, L क्या है मैदान की लंबाई है और B क्या है मैदान की चौड़ाई है। बस आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, तो आपको फिगर विगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2W, W कितना है 5 मीटर, तो 2 गुणे 5 और ब्रैकेट में लंबाई कितना है 100 मीटर, 100 प्लस चौड़ाई कितना 60 और प्लस 2 गुणे 5 10, तो 170 और गुणे ऊपर बाहर भी 10 है, मतलब जो रास्ता है दोस्तों वो 1700 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, 1700 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों जिनकी त्रिज्याएं 3 4, ये बहुत बार का पूछा गया सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए 3 4 5 के बाद 6 ही आता है। क्या आता है 3 4 5 के बाद 6 आता है। कैसे 4/3 पाई r3, ये बड़ा वाला गोला है, बराबर 4/3 पाई r का मतलब ये 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब, तो 4/3 पाई r3, ये क्या है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बराबर 4/3 पाई कॉमन कर दें तो ये 27, ये 64, ये 125, यहाँ से 4/, ये r3 बराबर इसको जोड़ेंगे 216, इट मीन्स r कितना आ गया 6,
यही आपसे पूछा था। तो देखिए दोस्तों, एफकेट में एकदम एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता, कभी 15-35, कभी 18-32, कभी यही रेशियो रहता है। तो मैं उसी हिसाब से आज का जो अर्थमेटिक का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, इसमें 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं। इट मीन्स कि जो मैं रीजनिंग का पेपर लेके आऊँगा उसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। नेक्स्ट मैं इस रेशियो को चेंज करूँगा, 2-4 सवाल ऐसे बढ़ते घटते रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर आर विशाल और मैं अपने एफकेट के दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का मॉडल पेपर। आज के इस मॉडल पेपर में 35 क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको पता है कि एफकेट का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कितना अर्थमेटिक और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आना है, कभी 30-20, कभी 32-18, कभी 35-15। तो एक मतलब कि गेस के हिसाब से मैं लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड, कोर्स इज रिटन एज ESRUOC, हाउ इज ब्रीथ रिटन इन द कोड। देखिए क्या कर रहा है ना, इसमें आपने समझ लिया कि लेटर टू लेटर है ये, और इसमें केवल चेंज किया है लेटर को, मतलब कि मतलब अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए COURSE है और इसको ESR मतलब इधर से चेंज कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, HTA का एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह, एक जगह है HTA। बस आपका काम खत्म हो गया, आप अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड बिलीफ इज रिटन एज AFKKDI। लेटर टू लेटर कोडिंग है, क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में बिलीफ को AKKDI लिखा जाए। तो आप जानते हैं बिलीफ क्या लिखा है, बिलीफ BE हमेशा ऐसे लिख लें, अगर दिक्कत हो रही तो BELIEF लिखा है बिलीफ। इसको क्या लिख दिया गया है AFKKDI। पैटर्न समझने के लिए एक घटा है एक बढ़ा है, एक घटा है एक बढ़ा है, एक घटा है एक बढ़ा है। KADI है आपका AFKKDI। तो एक घटा एक बढ़ा, एक घटा एक बढ़ा, एक घटा, और ये आपका क्या है, एक बढ़ा। अगर ये मिसप्रिंट नहीं है तो फिर कितना लास्ट में बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिया है। तो आइए चल पहले हम 3 ही को चेक करते हैं। एक घटाइए एक बढ़ाइए, एक घटाइए एक बढ़ाइए। तो यस से एक घटाइए T, हाँ यस से एक घटाइए तो कितना आएगा, यस से एक घटाइए तो कितना, यस से एक घटाइए, एक घटा है ना, तो यस कितना है आपका 19 है, यस कितना है 19। तो एक घटाइए कितना आ जाएगा R, एक बढ़ाइए कितना आ जाएगा 6, फिर एक घटाइए कितना आ जाएगा K, फिर एक बढ़ाइए कितना आ जाएगा E, RFKE एक जगह मिल गया, RFKE एक जगह मिल गया। लेकिन सेल्डम का लास्ट में यम का यम ही कैसे लिखा जाएगा, सेल्डम का, क्योंकि लास्ट में क्या है, यम है, यम का यम ही कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये RFKF आ रहा है क्या। एक देखो जरा, B से A हुआ, E से F हुआ, मतलब कि -1 + 1, फिर -1 और फिर +2 हो गया। क्या हो गया, +2 हो गया भैया। यहाँ से चेंज कर दिया इसने, यहाँ +2 हो गया। देखो ना, 9 2 11, और ये फिर क्या है -1 प्लस ये कितना आपका 3 हो गया। तो ये कोई निश्चित पैटर्न तो मिला नहीं था, लेकिन अब चलिए उसी पे करते हैं जो सवाल दिया है। तो यस में से एक घटाया R हो गया, ई में एक बढ़ाया F हो गया, फिर एक घटाया तो यल में से एक घटाएगा तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। एक घटाने के बाद 2 बढ़ा दिया तो D में 2 बढ़ाएंगे तो F हो जाएगा। अब RFKF मिल गया, RFKF एक जगह है, तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का आंसर क्या है, C ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों, which word come to second if arrange the following, which word come to second if arrange the following words in alphabetic order। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम इसको अगर सेट करेंगे तो देखिए R सब जगह आ गया, R के बाद E, R के बाद E, R के बाद A। तो पहले R के बाद हम A लेंगे, R A के बाद देखिए अब 2 यहाँ पे आ गए, R A के बाद T है, यहाँ R A के बाद N है, मतलब ये पहला होगा, ये दूसरा होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो मतलब C वाला जो ऑप्शन है ये दूसरे नंबर पे आएगा,
सी वाला समझ पाने के लिए अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसी क्रम में चलना चाहिए। तो सब पे आर था। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ जब मैंने चेक किया तो यहाँ 2 आपका आर के बाद ए आया, तो ये 2 लेटर हैं जिनको पहले सेट करना पड़ेगा। आर के बाद ए के बाद देखिए टी आया, टी 20 होता है, एन 14 होता है, मतलब पहले ये आएगा इसके बाद ये आएगा, फिर ये दोनों सेट होंगे। हमसे दूसरा ही पूछा था तो हमने सीधे सीधे रख दिया। आपका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट ग्रुप विल कंप्लीट द गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो इसमें सबसे बड़े वर्ड को हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, IJHHI, क्या है, HHI है, HHI। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका HI, क्या आ रहा है HI, तो यहाँ पे I भर ले HI। अब यहाँ JHH, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मिला, I मिला, H मिला। अब यहाँ पे क्या हो गया JHH, देखो HIJHH, IJHH, IJ, यहाँ पर J आएगा, यहाँ पे क्या आएगा J आएगा, HHI। इसका मतलब सीरीज बन गई आपकी, ये आपकी HIJH, देखो HHIJ, HHIJ, यहाँ पर क्या होगा आपका HHIJ, यहाँ पर I भरा जाएगा, मतलब यही आपका IH, मतलब ये भरा जाएगा I, यहाँ H, यहाँ J, यहाँ I, ओके। और सीरीज क्या बन रही है आपकी HHIJ, HHIJ, ऐसे इसी क्रम में ये बन रहा है। सबसे बड़े वर्ड को जब हम पकड़ते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर लेटर लिखे हुए हों, तो वहाँ से इसमें ऐसे प्रश्नों में पैटर्न पकड़ने में बहुत आसानी होती है। ये 100% श्योर है कि कई बार आपको पैटर्न नहीं समझ में आता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन, अगर आपको दिमाग पैटर्न थोड़ा घुमा के दे दिया गया है तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड्स इज रिलेटेड टू अ एब इन द सेम वेज एज एप्पल। चिड़िया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध फल से है। सेब क्या होता है, फल। चिड़िया क्या होती है, पक्षी होती है। चिड़िया का जो संबंध पक्षी से है, चिड़िया का जो संबंध किससे है, पक्षी से है ना। चिड़िया क्या है, पक्षी है, सेब क्या है, फल है, बात खत्म हो गई। चिड़िया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध फल से है। रविशंकर सितार बजाते थे, कौन नहीं जानता कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। दोस्तों ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, सभी मित्र ध्यान दें। CDS, CPF, AF, कैट की तैयारी के लिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वह है MKC। तो बिल्कुल भी आप देर न करें, आप हमसे जुड़ें। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स 9696003333 पे कॉल करें। हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं रिटन, फिजिकल, स्पोकन, SSB इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, एवरीथिंग। एक ही छत के नीचे सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रूप क्या है, रूप ओमवीर का भाई है। कोई रूप है जो ओमवीर का भाई है। रूप किसका भाई है, ओमवीर का भाई है। कोई बंदा रूप है, लिखता हूँ नाम क्योंकि कहीं आ रहा था, फिर रूप ओमवीर का भाई है, ठीक है, रूप ओमवीर का भाई है, हमने कह दिया रूप ओमवीर का भाई है, मतलब ये पुरुष है। मीना रूप की बहन है, तो यहाँ पर मीना आ जा रही है, और जो मीना है ये महिला है और ये रूप की बहन है, तो मतलब सेम जनरेशन की बात चल रही है। राम हेमू का भाई है, राम हेमू का भाई है, अभी कुछ नहीं पता चला। हेमू ओमवीर की पुत्री है, तो जो हेमू है, ये जो हेमू है वो ओमवीर की क्या है, पुत्री है, और राम इसका भाई है। राम देखो, राम इसका क्या है, भाई है। श्याम मीना के पिता हैं। श्याम जो है, श्याम चचा, ये मीना के पिता हैं। श्याम किसके पिता है, मीना के भी बाप हैं, तो मतलब ये दादा आ गए हैं। तो क्या पूछा, हेमू का श्याम से क्या, हेमू जो है ना ये ओम की बिटिया, ये पोती तो है, देखो दादा, ये इनके बाप हैं, ये इनके भाई हैं, ये बहन इसी हिसाब से है, तो हेमू क्या है, पोती है भैया, पोती। बस आपको सिर्फ इसमें ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी आपको सेटिंग आती हो, थोड़ा आपको जनरेशन गैप के बारे में आइडिया हो, संबंधों की थोड़ी समझ हो, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई बहुत प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील केशव का पुत्र है। कोई सुनील है दोस्तों,
जो केशव का पुत्र है, केशव पता नहीं पुरुष है कि महिला है नहीं पता है, लेकिन सुनील के बारे में पता चल गया कि जो सुनील है वो केशव का बेटा है, और हम जानते हैं कि मेल के लिए हम ट्रायंगल लगाते हैं। सिमरन केशव की बहन है, तो इसकी बहन कौन है? सिमरन है। ये पता चल गया कि जो सिमरन है वो लड़की है, और लड़की के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सर्किल लगाते हैं। उसकी एक पुत्र मारुति, इसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? मारुति, इसका बेटा है। उसका एक पुत्र है मारुति, ये बेटा है मतलब ट्रायंगल लगाएंगे। और एक पुत्री सीता है, सीता मारुति की बहन है, इसकी एक पुत्री सीता है। ठीक है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील की बहन की बेटी सुनील देखो, सुनील सिमरन का भाई है और ये सिमरन की बेटी है। तो क्या कर रहे हैं कि सुनील केशव का बेटा है, सुनील केशव का बेटा है, सिमरन केशव की बहन है। यहाँ गड़बड़ हो गया, सिमरन जो है ये केशव की बहन है, तो हम केशव को नीचे ला देते हैं। ये है केशव और सुनील इनके बाप हैं, सुनील इनके बेटे हैं, सुनील केशव का बेटा है। ठीक है। अब ये सुनील के पापा की बहन मतलब बुआ की लड़की मतलब ये चचेरा भाई लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? कजिन लग रहा है। क्या लग रहा है? कजिन लग रहा है, चचेरा भाई लग रहा है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो ना क्या कह रहा है, सुनील केशव का बेटा है, तो ये कौन महाराज है? केशव हैं। केशव का बेटा सुनील है। अब केशव की बहन सिमरन है, सिमरन का बेटा मारुति है, मारुति की बहन सीता है, तो सीता का भाई, उसकी माँ, उसका मामा का लड़का। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, आप जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 गई, हमने कहा ठीक है। फिर वो वहाँ से दाएं मुड़ गई। दाएं के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दाएं के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। दाएं मुड़ी, 1 किलोमीटर चली और फिर इसके बाद वहाँ से दाएं मुड़ी, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ गई, 2 किलोमीटर चली। अब वह किस दिशा में जा रही है? साउथ जा रही। किधर जा रही? दक्षिण जा रही। दोस्तों, जानकी वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिज हाउस। शी टर्न राइट फ्रॉम देयर एंड कवर्स 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड अगेन टर्न राइट एंड कवर 2 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ। तो किधर जा रही? साउथ जा रही। किधर जा रही है? ये साउथ जा रही। दोस्तों, अगला क्या है? सुभाष वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब सुभाष भी 20 मीटर किधर गया? 20 मीटर गया सुभाष, किधर? नॉर्थ। एंड टर्न राइट मुड़ गया, किधर? कितना गया? 15 मीटर फिर से गया डिस्टेंस। अगेन ही टर्न राइट एंड कवर 20, फिर से ये मुड़ा और ये 20 आ गया। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना गया? 35 गया। कितना गया? 35। और ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो ये 15 है। तो इस समय वो अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से कुल कितना दूर है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 50 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है दोस्तों? 50 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 boys are sitting in a row. The position of Josh and Manu are nearest to Raju. 6 लड़के एक रो में हैं। 6 लड़के एक रो में हैं। 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया मैंने। अब कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ जोश एंड मनु आर नियरेस्ट टू राजू। तो मान लो कि राजू को हम कहीं अभी बैठाते हैं। ये हो गए भाई साहब राजू, और राजू के नियरेस्ट कौन है? जोश और मनु है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं जोश हो सकता है, होना चाहिए, और यहाँ पर कहीं मनु को होना चाहिए। अभी हमने सेट कर रहे हैं, कुछ और बोलेगा तो देखा जाएगा। अब किसके बात कर रहे हैं? गोपी एंड राम इज नियरेस्ट टू उदय। गोपी और जो राम है वो नियरेस्ट टू उदय हैं।
कहाँ पर हैं, नियरेस्ट टू उदय, मतलब उदय के पास हैं। तो अगर हम अब यहाँ से सेटिंग खराब हो गई, इसका मतलब कि अब हमको राजू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, राजू को यहाँ बैठाए और जोश यहाँ मान लो बैठ गया और मन्नू यहाँ बैठ गया, मन्नू यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है गोपी एंड राम इज नियरेस्ट टू उदय। अगर हम उदय को यहाँ बैठा दें तो कौन कौन, गोपी, यहाँ पे गोपी आ जाएगा और फिर कह रहा है कि एंड राम, यहाँ राम आ जाएंगी। अभी कुछ और बात आएगी ज़रूर। गोपी इज नॉट नेक्स्ट टू जोश और मनु, तो जो गोपी है वो नॉट नेक्स्ट टू जोश और मनु, इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे गोपी को यहाँ रखना पड़ेगा, गोपी को हमको यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ हमको राम को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मनु के बगल में नहीं है। गोपी इज नॉट नेक्स्ट टू जोश और मनु, राम इज ऑल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू मनु, नेक्स्ट टू मनु सही है। हु इज़ द नियरेस्ट ऑफ जोश, तो जोश के नियरेस्ट कौन आ रहा है, दो आ रहे हैं, नहीं केवल राजू आ रहा है। जोश के नियरेस्ट कौन आ रहा है, केवल राजू आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये सेटिंग अरेंजमेंट है, इसमें जो कंडीशन दी गई रहती है। एक बात मैं और बता दूं, कई बार ऐसा होगा एक बार रखेंगे सेट हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा 5 बार रखेंगे नहीं सेट होगा। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सॉल्व करते जाएं। कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत आ जाती है अगर नहीं सेट होता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 फ्रेंड्स ABCDE एंड F आर सीटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, मतलब सब इधर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, सब किधर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, इधर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, सही है। अब आपसे क्या कर रहे हैं, ABCDE तथा F एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके देख रहे हैं, C A और E के मध्य में है। क्या करा दोस्तों, 6 फ्रेंड्स ABCDE एंड F आर सीटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, C इज बिटवीन A एंड E। क्या कह रहा है, C A और E के मध्य में है, C को यहाँ बैठा दें, A और E के मध्य, A और E के मध्य में है, ठीक है। B E के तुरंत बायां है किंतु B E के तुरंत दायां है किंतु D के बायां है। F दाएं छोर से अंत पे नहीं है, F दाएं छोर से अंत पे नहीं है, B E के तुरंत बायां है, B E के तुरंत बायां है, B E के तुरंत दायां है किंतु D के बायां है, D के बायां है। अब आपसे क्या पूछा है, तो A के बाएं कौन बैठा है, A के बाएं देखो लेफ्ट के लिए ये होगा और राइट के लिए ये होगा। जब आपकी फेसिंग क्या है, जब आपकी फेसिंग ईस्ट है, जब आपकी फेसिंग ईस्ट है तो F के तुरंत A के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो आपका करेक्ट आंसर, जब आप पूरब की तरफ देख रहे होते हैं, जब आप पूरब की तरफ देख रहे होते हैं तो लेफ्ट का मतलब ऊपर, राइट का मतलब नीचे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इफ द डाइस गिवन बिलो आर स्टैंडर्ड डाइस देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच डिजिट विल बी ऑन द ऑपोजिट सरफेस ऑफ 5। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा है, तो 5 के बगल में 5 का ऑपोजिट 2 होगा, 5 का ऑपोजिट, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का, अच्छा स्टैंडर्ड डाइस के 2 संलग्न फलकों का योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता है, 2 संलग्न फलकों का, लेकिन 2 ऑपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो ऑलवेज 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मित्रों ध्यान दीजिए, अगर आप ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ पा रहे किसी कारणवश, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो सबसे कम फीस में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए कोई है तो वो MKC है। तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ें, सबसे कम प्राइस में ऑनलाइन तैयारी, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब सबसे कम फीस में आपकी ऑनलाइन तैयारी हम कराते हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीके से। तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं जहां पर भी हो, वहां से तत्काल आप हमारे नंबर्स 969633330033 पे कॉल करें और अपनी सीट सुरक्षित करें। आप अगर अपनी सीट हमारे यहाँ बुक करते हैं तो हम आपकी सीट कमीशन में बुक कराएंगे। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन को रंग करने के लिए हाउ मेनी कलर्स ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू कलर अ क्यूब इफ एनी एडजेसेंट साइड आर नॉट इन द सेम कलर। तो अगर किसी भी एडजेसेंट साइड को सेम कलर में आप नहीं देखना चाहते, तीन ही साइड है, 1 2 3 ये दिखाई देती है, तो कितने कलर होने चाहिए, 3 कलर से अगर आप रंग देंगे तो कोई भी एडजेसेंट साइड क्या होगी, सेम कलर की नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपसे कह रहा है ये 2 5 1, यहाँ पे 4 कंडीशन नीचे दिए गए पासांग में 2 के विपरीत फलक, 2 के विपरीत फलक कौन सी है, 2 के विपरीत फलक कौन सी है। तो अगर हम जिन 2 में कॉमन है उसी को उठा लें तो 2 1 5, 2 1 और 5 हो गया, यहाँ पर 2 1 और 5 और यहाँ क्या हो गया 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, तो 6 आपका यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसकी और कंडीशन लेकर के सेट कर सकते हैं, मतलब क्या है हमको समझ 2 का विपरीत कौन है 6, देखो संलग्न कहीं 2 का 6 है भी नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल से पहले, जैसे कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो मतलब कल बृहस्पतिवार रहा होगा, कल कौन सा दिन रहा होगा, कल से पहले का दिन शुक्रवार था ना, तो कल शनिवार रहा होगा, कल क्या रहा होगा, कल शनिवार रहा होगा। इससे पहले का दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था दोस्तों, ये फ्राइडे था, कल सैटरडे था, कल क्या था, कल सैटरडे था, और जिस दिन ये बात हो रही है आज संडे है। कल से पहले का दिन, अब कल के बाद का दिन क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, क्योंकि कल तो सोमवार होगा। कह रहा कल से पहले का दिन फ्राइडे था तो मतलब कल सैटरडे होगा तब फ्राइडे, मतलब आज संडे को बात हो रही है, तो कल के बाद मतलब मंडे के बाद क्या होगा, तो आपने कहा ट्यूसडे होगा। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो जिसको बताने में शर्म आती है। यदि जॉन ने अब विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो अगली बार इसी दिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ईयर को 4 से भाग कर दें, कितना हो गया आपका 16 चौका 64, रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो सीधे 6 प्लस कर दें, इसमें 65 में 6 जोड़ दें 71 को, कब मनाएगा 71 में। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 आएगा 11 जोड़ेंगे, 3 आएगा 11 जोड़ेंगे, कट जाएगा 28 जोड़ेंगे कैलेंडर को रिपीट करने के लिए। ओके, कट जाएगा मतलब लीप ईयर होगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा फिर लीप ईयर होगा दोस्तों। ओके, मिनट और घंटे की सुई के बीच 7:09 बजे, 7:09 बजे बना कोण क्या होगा। आप जानते हैं 30 गुणे घंटा, 30 गुणे घंटा, या इसका डिफरेंस क्या होगा, 30 गुणे घंटा का डिफरेंस किससे ले लें, डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, तो 30 है, घंटा 7 है, डिफरेंस कर दें, मिनट कितना है 9, 11/2 दशमलव में आ रहा है, ये कितने किस में आ रहा है 7 त्रिक 21 210 है, माइनस 11 9 99, 99 का आधा 49.5 है, इसका मतलब कितना रहा है 160.5 आ जा रहा है, 160.5। 30 गुणे घंटा डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, यही होता है थीटा, मतलब एंगल का फार्मूला घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच ये एंगल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रेशनल, रेस्टी, रेक्टी, तो पहले आप क्या करिए RATI तक यहाँ हो गया O, तो पहले 3 आएगा, पहले क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद कौन आएगा 1 आएगा,
अब REC 4 आएगा, 3 1 4 कहाँ पर है? आपने कहा सर 3 1 4 यहाँ पर है, बस व्यक्त कर दिया। अल्फ़ाबेटिकली क्या करना था इसको? अल्फ़ाबेटिकली मतलब कि ऑर्डर्ड करना था इसको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बस अल्फ़ाबेट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों MKC पब्लिकेशन की जो भी किताबें आपके लिए लिखी गई हैं, ये मैं बार बार बताता रहता हूँ हर बार, ये किताबें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि इन किताबों को तैयार करने में जो टीम लगी हुई है, हम लोग भी उस टीम में शामिल हैं। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, सभी किताबों का जो भी क्रीम था उसको निकाल के इस बुक में कंपाइल किया है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत यूज़फुल है दोस्तों। तो 25% डिस्काउंट पर भी अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल ही देर किए बिना आप इन किताबों को मंगाएं, पढ़ें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि बहुत सी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं सिलेक्शन का मूल मंत्र होता है कम किताबें ज़्यादा बार। क्या मूल मंत्र होता है? कम किताबें ज़्यादा बार का मूल मंत्र होता है। संजीव एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। संजीव ऊपर से किस स्थान पे है? 7वें, और नीचे से 28वें स्थान पर है। तो आपसे क्या करें, नीचे से 28वें स्थान पर, यही संजीव ही है, दूसरा कोई आदमी नहीं है। संजीव की ऊपर से कंडीशन 7वीं, नीचे से 28वीं है। तो 28 7 35, 35 में से 1 घटा लें, कुल कितने बंदे हैं? 34। क्योंकि आप जानते हैं कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1 ये टोटल होता है। टोटल कितना होता है? पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, यही आपका होता है टोटल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। किस पर है? बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। और गणित की पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। जो मैथ, ये इंग्लिश की पुस्तक है, ये मैथ की पुस्तक है, ये 12वें स्थान पर है। सही है। यदि गणित और की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं की ओर हो, ये 6 स्थान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठवां ये आ गया। सही है। तो कह रहा है कि दाएं, तो कुल कितनी पुस्तक? तो 12 और 16 28, और इनके बीच में 5 हो रही हैं। तो 28 5 कितना हो जाएगा? 33 किताब है। छठवें स्थान का मतलब बीच में 5 आ रही, इसका मतलब कुल कितनी किताब है? 33 किताब है। कितनी किताब है? 33 किताब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, ए का अर्थ प्लस है, तो 9 प्लस, ए का अर्थ क्या है? प्लस, 9 + 2। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ गुणा है, गुणे 6। डी का अर्थ माइनस है, -4। सी का अर्थ भाग है, भागे 2। तो इसका मान पूछा है। तो आप जानते हैं 9 प्लस ये कितना आएगा? 6 दूनी 12, और माइनस कितना आएगा? 2। तो 12 9 21, 21 - 2 का मतलब 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 19। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीमान और श्रीमती गोपाल की 2 पुत्रियां हैं। श्रीमान और श्रीमती गोपाल, तो एक गोपाल ये वाले हैं और एक गोपाल ये वाली हैं। कह रहे इनकी 2 पुत्रियां हैं, इनकी 2 पुत्रियां हैं। तो 2 पुत्रियां हो गई, इनकी 2 पुत्रियां हैं। और कह रहा परिवार में प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो दोनों का एक ही भाई होगा परिवार में। तो 2 ये लोग हो गए, 2 पुत्रियां, 2 2 4 और 1 5। कुल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं दोस्तों। कुल कितने लोग हैं? 5 लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? Which of the given diagram correctly represent the relation among flowers, lotus and rose? तो ये फूल है, ये गुलाब है और ये कमल है। तो आपका ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई इनसे मतलब नहीं है, गुलाब अलग है और कमल अलग है। सही है ना। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? इन एवरी क्वेश्चन गिवन बिलो सम फिगर आर सीन विच सीम टू कंस्ट्रक्ट फॉर्म अ सीरीज, चूज अ फिगर फ्रॉम द आंसर। देखो इसमें केवल आपको इसका रोटेशन देखना है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे का मतलब बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखिए बी की तरह के 2 ऑप्शन क्यों बन रहे हैं? फिर
तो छतरी कैसे मुड़ी है फिर से देख लेते हैं। छतरी कैसे मुड़ी है, पहले ऐसे थी, अब इससे ये यहाँ आ गया, मतलब ऐसे हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर यूँ मुड़ गया, फिर यूँ आ गया, फिर इसके बाद ये सीधा होगा दोस्तों। अब सीधा होगा तो सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है लास्ट में, ये वाली कंडीशन पर ध्यान देना है। तो ये क्या होगा आपका, सीधा होगा, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फिर यहाँ से कितना मुड़ा, ये यहाँ से सीधे से कितना आया था, सीधे से ये ट्विस्ट हुआ, फिर ये आया, फिर घूमा। तो यहाँ से आपका अगर हम इसको ध्यान में रखें अगर, तो फिर आपका कौन सा आंसर आ रहा है, फिर आपका कितना डिग्री है, अगर हम यहाँ से बना लें तो 45 से कितना हो गया आपका, ये 45 डिग्री पर है। अब कितना पर है, तो यहाँ से आपका 45 यहाँ था, यहाँ आ गया, क्या आ गया, 90 डिग्री घूम गया। फिर यहाँ से 45 घूमा, 45 से फिर 90 घूमा, 90 से फिर कितना हो गया, 45 घूमा, 45 से फिर क्या होगा, अगर 90 घूमेगा तो इसी साइड होगा। तो इस हिसाब से आपका ये करेक्ट आंसर नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रख के बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 199 से स्टार्ट है दोस्तों। इसमें नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट। तो बिल्कुल भी बिना देर किए अभी मोबाइल उठाइए, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से जुड़ें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति है, दूसरी आकृति में एक विशेष संबंध स्थापित है, यही संबंध तीसरी आकृति में। ये देखिए 90 डिग्री पर ऐसे बना हुआ था, अब ये क्या हो गया, ऐसे बन गया, मतलब ये सीधे सीधे ट्विस्ट कर गया, ऐसे कैसे, यूं घूम गया। तो अगर हम इसको ये वाला आपका मतलब क्या था, लंब से मिला हुआ है, तो कर्ण कर्ण से मिला रहेगा, लेकिन मसला ये है इसको तो फिर ऐसे ही घुमा दें, इसको ऐसे घुमा देना, इसको ऐसे घुमा दें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये ऐसे मूव कर गए, तो इसको जब ऐसे मूव कराएंगे तो सेम आपका यही आ जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। निर्मला क्या कर रहा है, नीचे देखिए पे दर्पण, यहाँ अगर हम शीशा रखेंगे यहाँ तो ऐसे ही पलट जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, शीशा अगर हम रखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, यल आपका पलट जाएगा। मिरर इमेज क्या होगी, जितना जो नज़दीक होगा उसकी इमेज उतनी ही नज़दीक बनेगी। तो सबसे पास में ए है तो ए की ही इमेज बनेगी, क्या बनेगी, ए की इमेज बनेगी ऐसे। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जितना जो नज़दीक होगा उसकी इमेज उतनी नज़दीक बनेगी, तो ऐसे बनेगा आपका, मतलब ए सबसे पास में होगा। ये क्या होगा, सबसे पास में होगा, लेकिन किधर से होगा, अब अगर इसकी इमेज बनेगी तो ए इसी साइड रहेगा ना, बस ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए देखिए, रविपुर में जा रहा है, वह 1 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ता है और 45 डिग्री, बाएं मुड़ता है 45 डिग्री और फिर दाएं मुड़ता है 90 डिग्री। एंटी क्लॉक के लिए माइनस और क्लॉक के लिए प्लस, तो कितना हो गया, प्लस 45। हाँ, तो अब क्या हो गया, लास्ट में वो दाएं मुड़ता है, रविपुर दिशा में जा रहा है, 1 किलोमीटर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं, तो पूर्व से 45 डिग्री दाएं मुड़ा दो। ये पूर्व से 45 डिग्री उसको हम दाएं मोड़ देंगे तो किधर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्राउन को DTRAS लिखा गया है, ब्लीक को CNHEF लिखा गया है। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की गई होगी, अपने से यह वर्ड रखा गया होगा। C को D रखा है, R को T रखा है, O को अच्छा, तो 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, 15 3 18,
फिर 4 बढ़ाया 27, ठीक है। यहाँ ब्लिक को देखो, यहाँ पे 1 बढ़ाया, फिर 12 और 2 14, 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया, ठीक है ना। 1 बढ़ा दो तो आ जाएगा टी, 2 बढ़ा दो तो 20 2 22, कितना आ जाएगा वी, टी वी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीवी के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ब्राइट के में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े, प्रत्येक के बीच उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो देखो ज़रा, बी और आर के बीच में, बी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आर और आई जी, जी एच, एच टी, एच और टी। नंबर लिख के देख लेते हैं, नंबर लिख के देख लेते हैं। 2 18 9 7 8 7 8 20 5 14। तो भैया बी और आर के बीच में कितने, 16 हैं। बी और आर के बीच में कितने हैं, 16 हैं। यहाँ एक भी नहीं है। आर और, इसका मतलब कोई ऐसा लेटर नहीं भैया, कोई ऐसा लेटर नहीं इसके बीच में, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 8 7 8 9 7 8 9 7 8 9, एक भी नहीं है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, यदि निम्नलिखित वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से गिनते हुए, दाएं छोर से गिनते हुए 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन सेकेंड हाफ को रिवर्स किया है ना, तो पहले क्या हो जाएगा, दाएं से ये 10 9 19 हो जाएगा। जो दाएं से 19 होगा वो बाएं से 8 हो जाएगा। बाएं से 8 अगर होगा तो एच ही हो जाएगा। असल में जब अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को हम रिवर्स करते हैं तो जब हमारी वैल्यू सॉल्व करने पर, जब हमारी वैल्यू 13 या 13 से नीचे आती है तो वही करेक्ट आंसर होती है। जब वो 14 या 14 से ऊपर चली जाती है तब उसे हम 40 में से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, 40 में से। क्या करें, 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42, 42 चौक, अब 5 बार 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30 3 33, कहीं है 830, 5 1 का 5 3 8 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्या कह रहा है कि लायन जंगल में रहता है तो वेल कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है। वेल कहाँ रहती है, वेल मछली कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है। अगला देखो आप, अगला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है। कब होता है, 8 मार्च को होता है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पुत्र से कहा, वह मेरे पिता, जो लड़की है वह मेरे पिता, मेरे, जो आदमी है, आदमी कह रहा है कि वह मतलब कौन, लड़की, मेरे, इसके बाप, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब इसकी माँ के इकलौते पुत्र, मतलब खुद यही इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इसी की बेटी है। इसी की क्या है, बेटी है। लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, क्या है, उसकी बेटी है। दोस्तों, तो आज का ये 35 क्वेश्चन रहा जिसको मैं आपके सामने लेकर आया था। मैंने प्रयास किया था अपनी तरफ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन लाने का। पेपर कभी टफ कभी इजी आपको मिलता रहेगा दोस्तों। जय हिंद। Jai Hind everyone, welcome to the Major Culture classes. We are providing you a model paper of GK for the examination of FCAT. All of us know it very well that the FCAT examination contains some questions of GK around 20 to 22. So that's why we have covered almost 20 questions from the GK sections that is being presented to you by the Major Culture classes. So come to the first questions. First question is about Harappan civilization was related to. So the civilization of Harappa was related to with which age? एक्चुअल में एज दिया गया है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन एज का रिलेशन किससे था? With which period it was affiliated? So it was affiliated or associated with the Bronze Age. So that's why a nude female dancer of bronze we have recovered from the Mohenjo-daro.
So it was related to the Bronze Age. Now question number 2. The Lord Mahavir was born in which of the following royal family? The name of royal family in which Mahavir took birth or born was Gyatric family, Gyatric clan, and the Sakya family was of Gautam Buddha, Mahatma Buddha. Okay, so the answer is B, Gyatric family. Question number 3. Vikramshila University was established by, so who was one of the following who established Vikramshila University? So it was a Pal ruler, that was Dharampal. Dharampal established Vikramshila University located in the Bihar. Grand Master D. Gukesh of India won which Open 2021? So it is a outdated questions. Yes, but still it has been given the place in this series because answer is none of these. So you must be aware about the D. Gukesh because he is a Grand Master of India related to the chess sport. Who was the leader of Munda tribal revolt? So it was the Birsa Munda who was the rebellion from the Munda tribe against the British. Which organization launched health quest study in hospitals? So this is the ISRO. ISRO Chief K. Shivan launched this study, health quest study in hospitals. ISRO has done this campaign. Okay. Now come to the question number 7. Who has won Asian snooker title in Doha? Asian snooker title was won by Pankaj Advani, held in Doha recently. Now come to the next question. Colonel Suleiman had abolished नहीं होना चाहिए, ये abolished. Colonel Suleiman had abolished which of the following custom? So it was the Thuggy custom under the reign of William Bentinck. Colonel Suleiman was especially assigned the task to prevent the Thuggy system in the British India. So that's why answer is D. Question number 9. Who won women's single title at US Open tennis tournament? So these options have been given to you just to learn about the updated section. Okay, updated sections. It's your responsibility to update yourself. We have provided you in some questions framework and we will do continuously so. Okay, so don't get bothered. Now question number 10. Which is not matched? Mumbai Gateway of India, Jaipur Pink City, Kolkata City of Palace. D. Garden of India is known as Karnataka, not Uttar Pradesh. That's why answer D is the correct here, but it is incorrect match. Okay. Question number 11. Where is the headquarters of International Criminal Police Organization? That is Interpol. Headquarters of Interpol is located in which city? This is the Lyons, city of Lyons, located in the France. Headquarters of Interpol is in Lyons, the city of France. Okay. Kuchipudi is the dance of which state? Kuchipudi is the famous classical dance of Andhra Pradesh. Okay, Kuchipudi. Now come to the question number 13. Which of the following committee had recommended the induction of fundamental right in 1976? It was the Sardar Swan Singh Committee. Sardar Swan Singh Committee is given in the option D. So that's why Sardar Swan Singh Committee is the correct answer. Option D is the correct. What is the provision for the re-election of the Vice President in the Constitution? So in fact there is no provision about the re-election of the Vice President of India. So Vice President of India, there is no provision. Okay, so option is the A is the correct. While with regard to the President, there is a provision about the re-election of India that President of India can be re-elected as who has the qualifications to be to get elected. Question number 15. What is the number for the quorum in the Lok Sabha and House of States?
Normally or usually quorum is 1/10. So 1/10 of the total number of the total strength. 1/10 of the total number of total strength or the total members. 1/10 is considered as the quorum in India generally. Not only for Lok Sabha but also for Raj Sabha, along with the state assemblies and the legislative councils, by which constitution amendment the age of adult franchise reduced from 21 to 18 years. So it was the 61st constitution amendment brought in 1988, while got implemented in 1989. It was the 61st amendment when you were made eligible to vote if you achieve your 18 years, which is not matched. Santosh Trophy football, Dilip Trophy, Durand Cup, Aga Khan is related to hockey. Okay. Question number 18. Which of the following is responsible for the greenhouse effect? So mostly the carbon dioxide is the main culprit of the greenhouse effect. And after the next to carbon dioxide, that is methane, which is responsible for the greenhouse effect. Highest lake of the world is the Titicaca, which is also the navigable highest lake of the world, located on the border of Bolivia and Peru in the continent of South America. Question number 20. World's highest waterfall is in which country? So the country of Venezuela, which home to the world highest waterfall, that is Angel Waterfall. Okay, so that these were the 20 questions from our part. Now it's your turn to turn on your preparation. Thank you. We will see you again in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.